नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज और बात करेंगे कमोडिटीज की और आपको बताएंगे कि प्लैटिनम के नाम पर जो गोल्ड इंपोर्ट्स इंडिया में आ रहे हैं, अब तक कितने आ चुके हैं, आगे कितने आ सकते हैं और क्या सरकार इसके बारे में कोई एक्चुअल स्टेप ले सकती है। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर चावल के प्राइसेस की, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 4 साल के लोएस्ट लेवल्स पे यहाँ पर भाव हैं। पिछले हफ्ते की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चावल के प्राइसेस में करीबन 17% की गिरावट देखने को मिली है और वो इसलिए क्योंकि भारत, जो कि सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कंट्री है चावल का, यहाँ से हम शायद चावल के एक्सपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शंस हटता हुआ देखेंगे। उसका इम्पैक्ट हमने यहाँ पर प्राइसेस में आता हुआ देखा। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर मसालों की, जहाँ पर जीरे में अब फिर से गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर मुनाफा वसूली है, क्या रह सकते हैं स्तर, इस पर करेंगे चर्चा। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मेटल फोकस के प्रिंसिपल कंसल्टेंट साउथ एशिया चिराग शेठ, खीमजी ज्वेलर्स के डायरेक्टर मितेश खीमजी एंड निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के VP कुणाल शाह। वहीं ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी पंकज गोयल। लेकिन शुरुआत यहाँ पर गोल्ड इंपोर्ट्स के साथ कर लेते हैं, जहाँ पर पिछले एक हफ्ते से हमने देखा है लगातार यहाँ पर कॉन्वर्सेशन जारी है कि कितने ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर इंपोर्ट होता हुआ नजर आया है और क्या इसमें कोई चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। और क्योंकि ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है ओवरऑल अक्रॉस इंडस्ट्री के लिहाज से, चिराग, आपकी जो पिछले महीने की रिपोर्ट थी, आपने यहाँ पर इसे हाईलाइट किया था और उसके बाद हमने देखा कि काफ़ी सारे ट्रेड एसोसिएशंस ने, ज्वेलर्स ने इसको उठाते हुए देखा है। काफ़ी सारी NGOs भी अब इसके बारे में बात करने लगी हैं कि एक लूप होल है। ऑफकोर्स जो गवर्नमेंट फाइल्स में जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि अगर 2% वहाँ पर उसमें अलॉय है तो उसे प्रेशियस मेटल के तरीके से देखा जा सकता है और उसे इंपोर्ट भी किया जा सकता है। तो क्लियरली इस डेफिनेशन के चलते और क्योंकि ये इन दैट सेंस लीगल हो जाता है, हमने काफ़ी सारे इंडियन इंपोर्टर्स को इसका यूज़ करते हुए देखा है। कैसे देखते हैं आप वो नंबर्स जो इंडिया में गोल्ड इंपोर्ट इसके तहत आ रहा है? देखिए मनीषा, जैसे आपने कहा कि इंडिया में जो अगर हम अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो नॉर्म्स है उसके अंदर, जैसे आपने हाईलाइट की कि जो मिनिमम होता है उसकी ड्यूटी लगती है। जैसे अगर हम डोरे की भी बात करें तो अगर सिल्वर डोरे है बट उसके अंदर अगर 5% के ऊपर सोना है तो उसे गोल्ड डोरे माना जाता है। वैसे ही यहाँ पे अगर प्लैटिनम 2%, 4%, 5%, 10% प्लैटिनम है और अगर डोमिनेंट गोल्ड है तो भी इसे प्लैटिनम माना जाएगा। तो ये तो एक जो हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में जो नॉर्म्स लिखे उसके तहत ये इंपोर्ट्स हो रहे हैं। तो मैं इसे ये जरूर कहूंगा कि ये इलीगल इंपोर्ट्स नहीं है, ये एक नॉर्म है जिसको यूज किया जा रहा है अंडर सेपा। प्लैटिनम की ड्यूटी गोल्ड से कम है तो उसका बेनिफिट ट्रेडर्स या जो भी इंपोर्टर्स है उठा रहे हैं। सो चिराग, क्लियरली हम काफ़ी सारे ऑफिशियल से भी इसके बारे में बात कर रहे थे जिनका कहना था कि सरकार इस मैटर से सीज्ड इन है, वो जानते हैं इसे आगे जाकर अगर केस टू केस बेसिस करना हो या फिर इसे चेंज करना हो, नियर टर्म में तो ये नहीं होने वाला है। बहुत सारे लोग अपने आप को इसमें विसल ब्लोअर के नाम से भी कह रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बात करें कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में इसे कहा गया है उस लिहाज से ये हो रहा है। तो जो प्रॉब्लम है वो आप कहेंगे इन दैट सेंस है कि बहुत सारे लेवल्स ऑफ ड्यूटीज यहाँ पर हैं एंड ऑब्वियसली जहाँ पर ट्रेड को फायदा होता हुआ नजर आता है वो उसके थ्रू इंपोर्ट करेंगे। जी बिल्कुल मनीषा, जैसा आप जानते हैं हमने इसके ऊपर काफी बार हमारे रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है कि इंडिया बाय फार एक ऐसी कंट्री है जहां पे मल्टीपल ड्यूटी स्ट्रक्चर है और आप जानते हैं मेटल फोकस काफी सारे कंट्रीज कवर करते हैं। इतनी ज्यादा ड्यूटी स्ट्रक्चर्स और कहीं भी नहीं है। अगर मैं बात करूं तो हमारे पास अंडर इंडो आसियान ट्रीटी 2 या 3% पे गोल्ड आ सकता है। अंडर इंडिया UAE सेपा 14% पे गोल्ड आता है। अगर आप डोरे है तो 14.35% पे गोल्ड आता है। अगर आप LDC कंट्री से डोरे लाएंगे तो वो अगेन 2 या 3% पे आएगा। तो इतनी ज्यादा जो ड्यूटीज है, इतनी ज्यादा ड्यूटीज कहीं भी नहीं होती है। नॉर्मली जो टैक्स स्ट्रक्चर होता है इंपोर्ट्स को वो बहुत ही सिंप्लीफाइड होता है। 1 या 2 ड्यूटी स्ट्रक्चर होंगे। जब जब 5 या 6 अलग अलग ड्यूटीज होती है और अलग अलग मोड्स या अलग अलग कंट्रीज पे ड्यूटी लगेगी, तो फिलहाल जो इंडियन मार्केट में पिछले 2-3 साल से हो रहा है वो स्वाभाविक है और वो होना लाजमी है। एब्सोल्युटली। और आप चिराग, अगेन हम जैसे पहले भी बात कर रहे थे शो से पहले कि इसमें क्लियरली इट्स अ लूप होल और अगर कोई बिजनेस है तो वो इसका फायदा जरूर उठाना चाहेगा। कितने नंबर्स, क्या नंबर है एज ऑफ नाउ हमने इसके थ्रू इंपोर्ट होता हुआ देखा है जो इंडिया में? देखिए ऑफिशियली अभी तो नंबर्स नहीं आए, वो शायद अगले 2 या 3 दिन में ऑफिशियली नंबर्स आएंगे। बट ये अनुमान जरूर लगाया जा रहा है कि करीबन
2 या 5 टन के बीच में सोना इस रूट से आया हुआ है। देखिए यहाँ पे मनीषा सबसे बड़ी जो दिक्कत इंपोर्टर्स को आ रही है वो है सोर्सिंग ऑफ प्लैटिनम, क्योंकि प्लैटिनम मार्केट बहुत ही ज्यादा छोटा है। जब अचानक से इतनी डिमांड बढ़ जाती है और स्पेशली ऐसे रीजन में जैसे दुबई से इंपोर्ट हो रहा है, वहां पे प्लैटिनम की मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती है, तो प्लैटिनम के प्रीमियम्स भी बहुत ज्यादा शॉर्ट अप हो गए। तो यहाँ पे फिलहाल शायद नंबर्स और ज्यादा बढ़ के आ सकते थे, बट क्योंकि प्लैटिनम मार्केट में थोड़ा बहुत शॉर्टेज है, उसकी वजह से इंपोर्ट्स अभी भी इतने ज्यादा पिकअप नहीं हुए। ऑलराइट, तो प्लैटिनम प्रीमियम यहाँ पर सर्ज होता हुआ नजर आया है इसकी वजह से। एक और चीज़ यहाँ पर चिराग, एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स हमने यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग नंबर्स आते हुए देखे हैं। मार्केट को नहीं एक्सपेक्टेड है कि इसमें बजट में हम कोई चेंज फिलहाल यहाँ पर आता हुआ देखेंगे, और जैसे आपने कहा ये डेफिनेशन है, ये लीगल है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जा रहे हैं। जिस तरह का द ओनली प्रॉब्लम क्लियरली यहाँ पर है वो है कि यहाँ पर सबके पास अब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए अभी ये जब अगर कोई भी ऐसी लूप होल या एक अपॉर्चुनिटी होगी, तो जिनके पास अपने सप्लाई लाइन सेट है, जिनके पास अपने कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको ऑब्वियसली इसमें फायदा होगा। हालांकि जो छोटे इंपोर्टर्स होते हैं जिनके पास अपनी सप्लाई लाइंस भी नहीं है, वो ऑब्वियसली इसको बेनिफिट नहीं कर पाते। तो ये हमेशा एक मैं कहूँगा लेवल प्लेइंग फील्ड कभी भी नहीं होगा। जिन जिन इंपोर्टर्स के पास ग्लोबल कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको हमेशा एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज जरूर होगा। और इसकी वजह से हमने इंडियन मार्केट्स में एक अच्छा खासा डिस्काउंट भी बनता हुआ देखा है, क्योंकि 10% का गैप है 5 और 15 के बीच में। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा चिराग, एज अ कंज्यूमर अगर मैं यहाँ पर गोल्ड ले रही हूँ, मुझे तो यहाँ पर फुल 15% ही देना पड़ रहा है, राइट? एब्सोल्युटली। सो ये देखिए काफी सारे एसोसिएशंस और काफी सारे लोग ये भी बात कर रहे हैं कि अगर इंपोर्ट एक लोअर ड्यूटी पे आता है तो काफी कुछ बेनिफिट जरूर कंज्यूमर को मिलना चाहिए। बट इंडिया में देखिए लेयर्स ही इतने ज्यादा है। इंपोर्टर से एक छोटे बुलियन मझौले बुलियन डीलर के पास जाता है, मझौले बुलियन डीलर से छोटे बुलियन डीलर, फिर ज्वेलर के पास जाता है। तो यूजुअली क्योंकि इतने सारे लेयर्स है, तो कभी भी बेनिफिट पास ऑन नहीं होता है। एब्सोल्युटली। चिराग, थैंक यू एज ऑलवेज हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए और वो सब बातचीत भी करने के लिए। तो क्लियरली एक तरीका है यहाँ पर सोना इंपोर्ट करने का 2% प्लैटिनम के साथ, प्लैटिनम की ड्यूटी देकर अंडर सीपा जो कि सिर्फ 5% है। तो क्लियरली एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है इंडियन मार्केट्स के लिए। लेकिन जैसे कहा गया कि इसकी वजह से डिस्काउंट है मार्केट्स में, और इसी की वजह से कंज्यूमर्स को भी वो चीज़ यहाँ पर पास ऑन नहीं की जा रही है। और जैसे चिराग ने कहा कि करीबन 2 से 5 टन एज ऑफ नाउ यहाँ पर आ चुका है, और ये नंबर शायद हम इसी तरह से होल्ड होता हुआ देखेंगे भी। हमारे साथ खिमजी ज्वेलर्स के मितेश खिमजी हैं। मितेश, आपसे ऑफ कोर्स बजट पे तो एक्सपेक्टेशंस पे बात करना चाहेंगे ही, लेकिन ये जिस तरह से डिस्टॉर्टेड मार्केट है, आपकी क्या सेंस है? देखिए, रिसेंटली जेमिन ज्वेलरी काउंसिल में ही बातचीत चल रही है, ऑल इंडिया वन रेट, पूरे कंट्री में एक रेट होना चाहिए सोने के रिटेल का। तो तभी मैंने अपनी राय रखी थी कि पहले वी शुड एंश्योर दैट बुलियन प्राइसेस आर स्टेबलाइज्ड। अभी जो आप बोल रहे थे कि देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ इंपोर्टिंग बुलियन विद डिफरेंट ड्यूटी स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे क्या होता है, डिस्पैरिटी क्रिएट होती है। एंड वन ऑफ द प्राइमरी रीजन जिसके लिए आज ऑल इंडिया में आप देखिए एक रिटेल के भी गोल्ड प्राइसेस में काफी फर्क आता है। सो दिस नीड्स टू बी चेंज, देयर नीड्स टू बी अ लेवल प्लेइंग फील्ड। और जैसे कि मेरा मानना है कि इट गिव्स एक्चुअली इंक्रीजेस द गैप बिटवीन स्मॉलर एंड बिगर ज्वेलर्स। और जैसा हमने रिसेंटली सुना अभी आपके इंटरव्यू में कि जिन लोग के इंपोर्ट लाइंस या कॉन्टैक्ट्स है वो लोग इंपोर्ट कर पा रहे हैं, बट बेसिकली स्मॉलर ज्वेलर्स के लिए इट बिकम्स अ टैट डिफिकल्ट टू इंपोर्ट गोल्ड एंड दैट टू इन लार्ज क्वांटिटीज। सो आई फील इट्स टाइम ये ड्यूटी स्ट्रक्चर को काफी सिंप्लीफाई करना चाहिए एंड इट शुड बी अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन। एब्सोल्युटली। मितेश, साथ ही साथ अब एज ऑफ नाउ जिस तरह की डिमांड है इंडियन मार्केट्स में, पिछले क्वार्टर में हमने देखा ऑन द वीकर साइड रही है। जुलाई में भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग अपटिक देखने को मिला है, ऐसा एज ऑफ नाउ किसी ने रिपोर्ट नहीं किया है। और उसके साथ साथ फिर ये भी है, कैसे देखते हैं आप गोइंग फॉरवर्ड अब इस क्वार्टर के लिए डिमांड निकलती हुई? देखिए, पहले 2 क्वार्टर में बिकॉज दिस बीइंग अ इलेक्शन ईयर प्लस शादियों की डेट भी काफी कम थी, सो इट वुड आई वुड से मोर ऑफ अ सबड्यूड क्वार्टर। But third and fourth quarter, we expect a very strong demand in terms of jewelry at the retail level because festive season है, शादियों की डेट भी है, दिवाली है, so we expect that ये third और fourth quarter अच्छा रहेगा for the jewelry market. थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर बेटर रह सकता है। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सबसे बड़ा इवेंट है वो ऑफ कोर्स अगले हफ्ते में यहाँ पर बजट है। मितेश, क्या एक्सपेक्टेशन है वहां से?
वेल द ज्वेलरी इंडस्ट्री की लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड रही है टू रिड्यूस द इंपोर्ट ड्यूटी ऑन गोल्ड ज्वेलरी। जो हमने इंटरिम बजट देखा था, बिकॉज ऑफ द इलेक्शन सामने थे, तो इट वाज मोर लाइक दैट ऑफ अ पॉपुलिस्ट बजट। बट इस बजट में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं दिस शुड बी इंडस्ट्री फ्रेंडली। वी आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट अ 3 to 4% कट इन द गोल्ड ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी। बिकॉज आप देखिए, दो गोल्ड इंपोर्ट सबड्यूड रहे हैं पहले 2 क्वार्टर में, बट अगर आप ग्रे मार्केट देखें, द सीजर्स ऑफ स्मगल्ड गोल्ड हैज बीन इंक्रीजिंग डे बाय डे। सो दिस शोज दैट देयर इज अ पैरेलल ग्रे मार्केट ऑपरेटिंग, and this gray market is primarily due to the disparity between the prices or the import duty, which currently stands at around 15% plus something odd. So एक बार अगर गवर्नमेंट इसको कम करे तो ज्यादा से ज्यादा सोना जो इंपोर्ट होगा वो लीगल चैनल से होगा, and this would kill the gray market over here. This is one of our main demands from the government, that duty reduction होनी चाहिए. It's high time. सेकेंड थिंग इज 2 लाख परचेज के ऊपर जो पैन कार्ड देने का नियम था, ये अगर आप देखें तो ये 2015 में आया था, जब गोल्ड रेट्स वर अराउंड 28,000। नाउ उस टाइम में 2 लाख में करीबन 70 ग्राम करीबन अप्रोक्सीमेटली सोना आता था। इट वाज कंसिडर्ड अ हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन। बट आज 2015 से 2024 तक गोल्ड रेट भी बढ़ गए हैं, और आज 2 लाख रुपए में केवल आई थिंक अराउंड 25 to 28 ग्राम्स ऑफ गोल्ड आता है। तो अभी क्या हुआ है कि ये जो वॉल्यूम है, ये ऑलमोस्ट फॉर एवरी कॉमनर है, कॉमनर के लिए नॉर्मल वॉल्यूम है। इट्स नॉट अ हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन नाउ। सो आज के दिन में एवरी कॉमनर हु इज बाइंग, यू बाई गोल्ड ऑफ एनीथिंग फ्रॉम 25 to 28 ग्राम्स, आपको पैन नंबर चाहिए। तो मेरे हिसाब से सरकार को ये लिमिट जो है ये बढ़ानी चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी 9 years से ये सेम लिमिट है 2 लाख रुपए की। तो दीज आर आवर विश लिस्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री फॉर द गवर्नमेंट, फ्रॉम द गवर्नमेंट। ऑलराइट, तो वो 2 टॉप विश लिस्ट हैं। एक तो ऑफ कोर्स पैन कार्ड लिमिट बढ़ाई जाए, और दूसरा यहाँ पर ड्यूटी को 3 से 4% कम किया जाए। मितेश, एक फाइनल सवाल, जैसे आपने कहा कि सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बेहतर ज्वेलरी डिमांड निकल के आएगी, क्या कुछ नंबर्स हैं कि इतना परसेंटेज इंक्रीज ऑफ सेल्स की एक्सपेक्टेशन है? See, we expect that compared to the 2023 third quarter, this quarter at least there should be a hike of 15 से 20% का ग्रोथ हम देख रहे हैं। अगेन कीपिंग इन माइंड द पहले 2 क्वार्टर एकदम सबड्यूड थे, शादियां कम थी, तो हम एक्सपेक्ट करें कि ये क्वार्टर में, बिकॉज शादियों के डेट्स है, फेस्टिव सीजन है, तो एटलीस्ट 15 to 20% में सेल्स में हाइक होने की एक्सपेक्टेशन है हमारी। ऑलराइट मितेश, थैंक यू सो मच हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। ऑफ कोर्स जो मल्टीपल स्ट्रक्चर ड्यूटी है उस पर बात करने के लिए, और साथ ही साथ अपनी बजट विश लिस्ट एंड ज्वेलरी सेल्स पर भी अपनी व्यू देने के लिए। इसी के साथ हम ब्रेक ले रुकेंगे, लेकिन उसके पहले कुणाल से जान लेते हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस उनको कैसे लगते हैं। कुणाल, इस हफ्ते अगेन काफ़ी इकोनॉमिक डेटा है, आज चाइना के बहुत सारे डेटा निकल के आए, मेटल प्राइसेस उसको रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन पॉवेल की टेस्टिमनी भी है फिर से यहाँ पर। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या है प्राइस व्यू? आई थिंक गोल्ड और सिल्वर दोनों में अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। गोल्ड मुझे लग रहा है कंजर्वेटिवली $2450, $2440, $2450 टेस्ट करेगा। और जहाँ तक सिल्वर की बात है, मुझे लग रहा है सिल्वर भी इज अबाउट टू टेस्ट 1 लाख रुपीज। सो मुझे तो दोनों में तेजी नज़र आ रही है। पावेल साहब की जो टेस्टिमनी है उसमें क्लियर कट रेट कट सितंबर महीने में आने की एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो जाएगी। सो कुल मिला के गोल्ड और सिल्वर में कोई डाउनसाइड नज़र नहीं आ रही है। और चाइना जस्ट बिकॉज उनके डेटा खराब आ रहे हैं, ये 3 दिन, आज कल और परसों 3 दिन चाइना की जो पॉलिटिकल जो मीटिंग चल रही है 5 years प्लानिंग के लिए, उसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कोई स्टिमुलस भी आ सकता है। सो कुल मिला के कमोडिटीज़ के लिए अच्छा लग रहा है, और गोल्ड सिल्वर में दोनों में तेजी बरकरार रहेगी। तो मेटल्स में भी बाइंग करनी चाहिए, इंडस्ट्रियल मेटल्स, बिकॉज सिल्वर इज हाफ इंडस्ट्रियल मेटल, और कॉपर में थोड़ा सा सपोर्ट आ जाता हुआ नजर आया है। जी हाँ, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ये सब में तेजी आनी चाहिए। मुझे ये दोनों सेगमेंट में ये हफ्ते के लिहाज से बाइंग का ही मेरा स्ट्रेटेजी रहेगा। अभी फिलहाल 4-5 रुपए नीचे है, बट मुझे लग रहा है ये बहुत इजीली रिवर्स हो सकता है। सो बाय ए डिप्स ध्यान तेजी है। ऑलराइट, तो मेटल्स जहाँ तक है वहाँ पर आपको खरीदारी करके ही काम करना है, फिर चाहे वो इंडस्ट्रियल मेटल्स हैं या फिर प्रेशियस मेटल्स। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो बात करेंगे एग्री कमोडिटीज़ की, और एनर्जी पर भी लेंगे यहाँ पर हम कुणाल के व्यूज़। और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चावल के दाम 4 साल के लोज पर हैं। पहले ही अधिक एमईपी ने इंडस्ट्री को परेशान किया हुआ था, और अब इन गिरती कीमतों को इंडस्ट्री कैसे देखती है और बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी पंकज गोयल हमारे साथ हैं। पंकज जी नमस्कार। सबसे पहले जो ये बहुत बड़ा फॉल इंटरनेशनल मार्केट्स में आया है, कैसे देखते हैं आप?
गुड मॉर्निंग मनीषा जी, गुड मॉर्निंग सभी व्यूअर्स को सीएनबीसी आवाज के। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइसेस काफी डाउन है। उसका रीजन मार्केट के अंदर जिस तरीके से बासमती के प्राइस लास्ट ईयर काफी एक्सकलेट हुए थे, हिस्टोरिकल हाई था पैडी के प्राइसेस के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर एक अच्छी क्रॉप थी, क्योंकि पाकिस्तान के पास एमईपी का इतना बड़ा कोई इशू नहीं था। उन्होंने बासमती की जितनी वैरायटीज है उनको, बासमती की जो लोवेस्ट ग्रेड की वैरायटी है उसको इंश्योर किया कि वो हर एक तरीके से एक्सपोर्ट हो जाए। हमारा कुछ डिवीजन $1200 का रहा 2 महीने का, जिसके बीच में गैप रहा। हमने गवर्नमेंट को हर एक तरीके से सबमिशन दिए कि अपॉर्चुनिटी है इस समय, एक्सपोर्ट को ग्रैब करना चाहिए। तो पाकिस्तान ने हमारी बहुत बड़ी मार्केट ग्रैब की, जिससे हम थोड़ा सा लूज कर गए उस समय। और प्राइस जैसे जैसे पाकिस्तान का स्टेक बढ़ता चला गया, क्योंकि वो चीप प्राइस के अंदर माल दे रहा था, तो मार्केट थोड़ा थोड़ा कूल डाउन होने लगी। और हमारी कुछ बासमती की वैरायटीज इस समय जो हाईएस्ट प्राइस था उससे करीबन 30% के आसपास डाउन है, जिसके अंदर पूसा PB1 नाम की वैरायटी है जो यूरोप के अंदर जाती है, उसके अंदर इस समय कोई 30% का अपने ईयर के हाई से अभी नीचे में है वो। ओके, तो आपको लगता है अब यहाँ पर सरकार की तरफ से कोई फैसला आएगा, क्योंकि भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है राइस का, और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसलिए भी गिरावट है कि भारत शायद एक्सपोर्ट खोल देगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रेगुलरली अपडेट जी, हम गवर्नमेंट को रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं, हम रेगुलरली मिनिस्ट्री को अपडेट करते रहते हैं, और हमने एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंड सबमिशन दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। उनको रिक्वेस्ट की है कि हमें कॉम्पेटेबल बनाएं और हमें इंश्योर करें कि जो हमारी अप्रूव्ड वैरायटीज हैं उसके अंदर जो प्रीमियम वैरायटीज है वो तो $950 से ऊपर है। कुछ उसके अंदर कुछ हल्की वैरायटीज भी होती हैं बासमती की जो थोड़ी चीप होती हैं, उसको इंश्योर करें वो किस तरीके से एक्सपोर्ट हो सकती है। तो हमने अपनी रिकमेंडेशन में रिक्वेस्ट की है कि गवर्नमेंट से कि ये MEP $950 से $800 अगर हो जाए तो हम हर एक तरीके से पाकिस्तान को compete कर पाएंगे, और हमारी जितनी भी बासमती की वैरायटीज हैं वो इजीली एक्सपोर्ट हो सकती हैं। और इसके अंदर गवर्नमेंट भी बड़ी पॉजिटिव है हमारी, क्योंकि ये एक डिपार्टमेंट का इशू नहीं है, ये कॉमर्स मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, फूड मिनिस्ट्री, और इसको हेड करते हैं हमारे HM साहब। तो आई थिंक वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हमें जल्दी ही इसमें रिलैक्सेशन देंगे। ओके, एब्सोल्युटली। इसी होप की वजह से हमने देखा है कि इंटरनेशनल मार्केट्स भी यहाँ पर रिएक्ट कर रही हैं, क्योंकि भारत के पास चावल का सरप्लस है। बासमती थोड़ा सा अगर कॉम्पिटिटिव हो जाए, और नॉन बासमती में अगर हम यहाँ पर एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हटता हुआ देखें तो क्लियरली यहाँ पर एक्सपोर्ट के नंबर्स शायद फिर बढ़ते हुए नजर आएंगे। पंकज जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उस पर अपनी बातचीत भी रखने के लिए। कुणाल, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल एग्री स्पेस को? रिवाइवल ऑफ मानसून इज द थीम, और उसके कारण हम हर एक एग्रीकल्चर कमोडिटीज में आइदर डाउन साइड देख रहे हैं या फिर रेंज बाउंड ट्रेड देख रहे हैं, बिकॉज सेंटिमेंट खराब हो गया है कि अच्छा प्रोडक्शन आएगा ये साल। जो इन द मंथ ऑफ जून सबको लग रहा था कि मानसून बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहेगा, सो उससे पूरा रिवर्स व्यू है। देयर इज़ अ गुड रिकवरी, और उसके कारण एग्रीकल्चर कमोडिटी में है कोई तेजी का रुख फिलहाल नहीं नजर आ रहा है। प्राइजेस में थोड़ा बहुत प्रेशर ही बनता देखने मिलेगा सभी कमोडिटीज में। साथ ही अगर एनर्जी एज अ बास्केट को देखें तो यहाँ पर 4 हफ्तों की तेजी के बाद पिछले हफ्ते थोड़ी सी हमने डिक्लाइन आता हुआ देखा है। ऑफ कोर्स अगर इस क्वार्टर की बात करें तो सभी बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस का मानना है कि क्रूड में 90 तक के लेवल जा सकते हैं। क्रूड में ये क्वार्टर और आने वाले क्वार्टर, दोनों क्वार्टर अगर आप डिमांड और सप्लाई के बीच में डिफरेंस देखेंगे, देयर इज ऑलमोस्ट 800 के, सो 8 लाख बैरल का तक का डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप है। सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। सो नेक्स्ट क्वार्टर दैट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज टू 6.5 लाख बैरल पर डे। सो ये इंडिकेट करता है बुलिश ट्रेंड। चाइना बहुत 2 महीने से 1.5 महीने से इकोनॉमिक डेटा खराब आ रहा है, तो कोई ना कोई अगर स्टिमुलस आता है तो भी क्रूड को एक बूस्ट मिल जाएगा डिमांड को। और यूएस में अगर आप देखेंगे, यूएस की गवर्नमेंट अपना स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व फिल कर रही है। सो सब कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि WTI $78 का बॉटम है, ऊपर में $85-86 तक WTI जा सकता है।
साल में देखें तो WTI ने ब्रेंट को आउट परफॉर्म किया है अभी तक और तेजी वहां पर आगे भी रह सकती है। कुणाल, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज पर अपनी राय भी देने के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।